हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे बायोलॉजी संबंधित टॉप 20 पीवाईक्यू। ये 20 पीवाईक्यू उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम, उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम और अन्य परीक्षाओं से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि यूपी लेखपाल, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीपीटी आदि परीक्षाओं में बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखेंगे सभी बायो संबंधित टॉप 20 पीवाईक्यू। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात करते हैं। ये स्लाइड वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। इसमें सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड किया गया है। उसके बारे में इसमें देखेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बात करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारा कवकों का अध्ययन, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को। तो माइकोलॉजी क्या कहा जाता है? इसे कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। देखते हैं पेडोलॉजी में क्या किया जाता है। तो इसमें पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेडोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या किया जाता है? ये पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। देखते हैं साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम में कई बार लॉजी संबंधित कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मिट्टी का अध्ययन क्या होता है? पेडोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अब इससे एग्जाम में बनने वाले अध्ययन से संबंधित देखते हैं और इम्पोर्टेंट कौन कौन सी शाखाएं होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत। तो पोमोलॉजी फलों से संबंधित है। पीडोलॉजी इसे कहते हैं पेडोलॉजी। क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन होता है पेडोलॉजी के अंतर्गत, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं न्यूमिस्मैटिक्स में क्या होता है। तो न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, जिसे कहते हैं कॉइन्स। तो न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अब पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगला दिया गया हमारा अध्ययन डेंड्रोलॉजी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंड्रोलॉजी। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखते हैं फाइकोलॉजी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार फाइकोलॉजी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी, जिसे कहते हैं एल्गी। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी अभी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन माइकोलॉजी संबंधित बने हैं, अभी दिया गया था। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन इसमें किया जाता है। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगी। और शैवाल क्या कहते हैं? एल्गी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो डेंड्रोलॉजी में क्या किया जाता है? वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जल से संबंधित है, इसमें नदी और झील का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ये जलवायु के लिए किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु के लिए ये किया जाता है। देखो वाल्केनोलॉजी क्या होता है? यह ज्वालामुखी का अध्ययन इसमें किया जाता है वाल्केनोलॉजी में। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉजी संबंधित क्वेश्चन। देखते हैं ग्लेशियोलॉजी क्या होता है? ग्लेशियोलॉजी में ये हिमनद का अध्ययन किया जाता है ग्लेशियोलॉजी में। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं। तो हाइड्रोलॉजी में क्या किया जाता है? जल और नदी की झीलों का अध्ययन। क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु का अध्ययन। वाल्केनो जिसे कहते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का अध्ययन किया जाता है। और ग्लेशियोलॉजी में क्या किया जाता है? हिमनद का अध्ययन। देखते हैं और लॉजी संबंधित कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो डर्मेटोलॉजी क्या किया जाता है? त्वचा का अध्ययन। डर्मिस क्या होती है? त्वचा। तो डर्मेटोलॉजी क्या होता है?
त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी से। तो कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में। हेमेटोलॉजी क्या होता है? तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो रक्त जिसे कहते हैं रुधिर। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में क्या किया जाता है? तो रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डर्मेटोलॉजी में क्या किया जाता है? त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। हर्मेटोलॉजी में, हेमेटोलॉजी में क्या कहता है? रक्त का अध्ययन। पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन। और देखते हैं आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है आर्थोपेडिक्स के अंतर्गत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी लॉजी संबंधित या अध्ययन संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और देखते हैं पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी क्या होता है? जीवाश्म का अध्ययन। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है एंटेमोलॉजी के अंतर्गत। अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन क्या होता है? अर्निथोलॉजी में पक्षियों का। इथियोलॉजी में क्या किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है इथियोलॉजी के अंतर्गत। देखते हैं हर्पेटोलॉजी क्या होता है? सरीसृप में कौन कौन आ जाते हैं? सांप, छिपकली। तो हर्पेटोलॉजी में क्या किया जाता है? सरीसृप, सांप और छिपकली के अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत है। तो पेलियंटोलॉजी में क्या किया? जीवाश्म का अध्ययन। एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। इथियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। हर हर्पेटोलॉजी में सरीसृप जैसे सांप, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी अध्ययन संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये पीएच मान संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7.8, 7, 8, 7.4। तो कितना होता है समुद्र का? 8.4 या 8.1 के लगभग ये इसका पीएच मान होता है समुद्री जल का। देखते हैं रक्त का कितना होता है? तो 7.4 रक्त का होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रक्त की बात करें तो 7.4, समुद्र का जल का पीएच मान पूछे तो 8.4 के करीब होता है। देखते हैं अम्लीय कितना होता है? ये 0 से 6.9। पेट अम्ल क्या होता है? HCl होता है पेट में। तो क्या होता है? 1.5 से 3.5 होता है पेट का, जिसे कहते हैं HCl। इमली में कितना होता है? 1.8 से 3.7 के अबव होता है इसका पीएच मान। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नींबू में देखते हैं तो नींबू का होता है पीएच मान 2.4। सिरका जिसे कहते हैं विनेगर 2.5 से 3 होता है इसका पीएच वैल्यू। शराब का क्या होता है? 3.5। टमाटर का 4.3 से 4.9 होता है इसका टमाटर का पीएच वैल्यू। देखते हैं कॉफ़ी कितना होता है? कॉफ़ी का होता है पीएच वैल्यू 5। अम्लीय वर्षा का होता है 4। मानव त्वचा का होता है 5.4 से 5.9। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेशाब कितना होता है? 6। दूध कितना होता है? 6.4 होता है। लार का कितना होता है? 6.5 से 7.5 होता है इसका। ब्लड का कितना होता है? तो 7.4 कितना होता है? ब्लड का आंसू कितना होता है? 7.4 होता है। समुद्री जल का 8.1। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी पीएच वैल्यू। देखते हैं सोडा कितना होता है? सोडा का 9 होता है सोडा का पीएच वैल्यू। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी पीएच वैल्यू। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अमाशय, यकृत, थायराइड,
लार ग्रंथि। कौन सी ये? यकृत। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। देखते हैं तो यकृत क्या होता है, जिसे कहते हैं लीवर। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। देखते हैं लीवर का वजन कितना होता है? 3 पाउंड। पाउंड की बात करें तो 3 पाउंड। किलोग्राम में पूछा था तो 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। कार्य क्या होता है? यह पित्तरस का स्रावित करता है। यह पित्तरस क्या करता है? स्रावित करता है। यह रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है और पोषक तत्वों को संसाधित करता है। तो इसका वजन कितना होता है? 3 पाउंड या 1.5 किलोग्राम। कार्य क्या होता है? यह पित्तरस स्रावित करता है, रक्त को शुद्ध करता है। विशेषता क्या है? तो यकृत में पुनर्जन्म या जिसे रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेशन क्षमता किसमें होती है सबसे ज़्यादा? तो यकृत में होती है, जिसे कहते हैं लीवर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रीजनरेशन की क्षमता किसमें होती है? तो लीवर में। देखते हैं दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, जिसे कहते हैं पैनक्रियाज। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे जाए तो लीवर होती है, जिसे कहते हैं यकृत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बड़ी पूछे तो अग्नाशय, जिसे कहते हैं पैनक्रियाज। देखते हैं अगले कुछ और तत्व। मानव शरीर में संबंधित मुख्य तत्व कौन? सबसे छोटी अस्थि, जिसे कहते हैं स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे लंबी या बड़ी अस्थि फीमर कहते हैं, जो कहाँ पे होती है? ये जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर के। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे होती है? ये मस्तिष्क में होती है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटिशियस मैक्सिमस कूल्हे की पेशी होती है सबसे बड़ी पेशी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे छोटी अस्थि पूछे कान में, सबसे बड़ी फीमर जांघ में होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड कहाँ पे होती है? ये मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कूल्हे की पेशी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पेशी दिया गया। सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस, जो कि कान में होती है। हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। वयस्क में, शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो जन्म के समय ये 300 होती है, उसके बाद में ये घटती चली जाती हैं। तो देखते हैं सबसे कठोर पदार्थ या भाग कौन सा होता है? किसका होता है? इनामेल, जैसे दांतों का होता है। दांतों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम होता है। रक्त की मात्रा मानव शरीर में कितना होती है? 5 से 6 लीटर मानव शरीर में होती है रक्त की मात्रा। रक्त को सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, सबसे छोटी कोशिका। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिच। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र कौन सी होती है? तंत्र का कोशिका, जिसे कहते हैं न्यूरॉन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। देखते हैं जनक। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु, जिसे कहते हैं अरिस्टोटल इसको कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राणी विज्ञान जिसे कहते हैं जंतु विज्ञान, इसके जनक अरस्तु। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? यह सिकोया सबसे लंबा वृक्ष है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा यह वोल्फिया है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा वोल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्सिया। सबसे बड़ा पुष्प किसका है? रिफ्लेक्सिया। हृदय की धड़कन का औसत कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट ये धड़कती है। एक मिनट में कितने धड़कती है? 72 बार एक मिनट में धड़कती है। देखते हैं त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं स्किन। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रक्त का थक्का विटामिन की कमी से के कारण क्या होता है? जमता है। इसमें थॉम्बिन वगैरह तत्व पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा।
क्वेश्चन नंबर 4, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर, फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन साल्क ने इसका सही हो जाएगा उत्तर डी। देखते हैं लुई पाश्चर ने क्या किया था, तो रेबीज के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर क्या किया था? तो देखते हैं कई इंपॉर्टेंट प्रमुख टीके और उनके जनक। चेचक जिसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स, छोटी माता के नाम से जाना जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, कब? 1796 में। देखते हैं दुनिया का पहला सफल टीका जिसे चेचक जैसी घातक बीमारियों से मदद करता या खत्म करता, कौन किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, जिसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स, जिसे कहते हैं छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं रेबीज, रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। किसने की थी? लुई पाश्चर ने 1885 में की थी। लुई पाश्चर के द्वारा ये रेबीज की टीका की खोज की थी। देखते हैं पोलियो, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जॉन साल्क और अल्बर्ट साबिन ने खोजा था 1950 में। देखते हैं BCG क्या होता है? BCG तो क्षय रोग या टीबी कहा जाता है इसका टीका। इसके जनक कौन थे? अल्बर्ट कालमेटी। 1921 में इन्होंने क्या किया था? खोजा था। देखते हैं DPT, इसे 3 इसमें बीमारियां आ जाती हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस आदि का टीका किसने किया था? इसमें कोई एक निश्चित वैज्ञानिक नहीं है या वैज्ञानिकों का योगदान नहीं है, कई व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है। 3 बीमारियों के साथ ये सुरक्षा देता है, कौन? DPT, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, पार्टुसिस और टिटनेस, ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का टीका किसने खोजा था? बर्च प्लंगर। कब? 1960 से 1980। देखते हैं कोविड का टीका किसने किया था? पी फिजर। कब? 2020 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी टीके संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, विटामिन, किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है विटामिन ए का। विटामिन बी का क्या है? थायमीन। विटामिन सी का स्कारबिक अम्ल। विटामिन डी का टेकोफेरॉल। देखते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन और उनके रासायनिक नाम, तो ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये आँखों और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण। विटामिन B1 थायमीन, ऊर्जा के लिए जानी जाती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है। देखते हैं विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9 फोलिक एसिड। विटामिन B9 फोलिक एसिड। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ये विटामिन B12 का नाम है, साइनोकोबालामिन। विटामिन C स्कारबिक एसिड, ये प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हड्डियों की मजबूती के लिए जानी जाती है विटामिन डी। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं तो विटामिन के फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। यह रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होती है, विटामिन के फिलोक्विनोन। देखते हैं
अगला क्वेश्चन दिया गया है, फूलों का लाल रंग, नीला, बैंगनी रंग किसके कारण होता है? करक्यूमिन, क्लोरोफिल, लाइकोपीन, एंथ्रोसाइनिन। तो फूलों का नीला, लाल, बैंगनी रंग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोसाइनिन के द्वारा। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? ये पत्तियों का रंग हरा होता है। लाइकोपिन में क्या होता है? ये टमाटर का रंग लाल होता है, लाइकोपिन की कमी से। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। कर्क्यूमिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस अम्ल को नमक का तेजाब कहा जाता है? किस अम्ल को नमक का तेजाब कहा जाता है? फार्मिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो किस अम्ल को कहा जाता है? फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये चींटियों के डंक में, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, जिसे कहते हैं HCl। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में आदि में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका क्या होता है? फार्मूला होता है HNO3, HNO3 ये होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। देखते हैं कुल फलों में उपस्थित अम्लों के नाम। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। घास में बेंजोइक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, मूत्र में यूरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? लाइकोपीन के कारण। प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाया जाता है। नींबू और मौसमी या मौसमी कहते हैं उसे, क्या? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अम्ल से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखते हैं आगे, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आंवला, विटामिन सी में क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। DNA, RNA में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। वसा, सीमेंट में ओलिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार गेहूं पूछ लेता है और चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी के डंक में पूछता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट अम्लों के नाम और इसमें उपस्थित होता अम्ल, इसके बारे में बताया गया है। और देखते हैं चाय में कौन सा होता है? चाय में टैनिन अम्ल पाया जाता है। गन्ना में ग्लाइकोइन, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अगले क्वेश्चन पार्ट 2 में इसमें देखेंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।